charges, right? So Yes, sir. Thank you. okay. Now, so we'll start with the annual report. So I have covered up uh, two annual reports currently. Means I have downloaded two annual reports, but out of that, I'll focus on the one annual report only, and the other annual report you can download and you can do the analysis with the same. So let us start with the first cover page. जैसे ये एनुअल रिपोर्ट में आपको ये लगता है कि ये कवर पेज में क्या होता है, बट सी दिस इंक्लूड्स द बेसिक इंफॉर्मेशन, that basic information related to the actual name of the company. Sometimes we say the Reliance or RIL, but what is the name, what is the full name of that company? जैसे बैंक में ये रहता है कि बैंक में हम ऐसे ही मानते हैं कि HDFC, बट व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ द HDFC? तो आप पूरा आप देखोगे तो फुल फॉर्म भी आपको मिलेगा, HDFC बैंक लिमिटेड रहता है, राइट? प्राइवेट बैंक है तो ये सारी चीजें, फिर उसका लोगो क्या है, टैगलाइन क्या है, सी ये भी कभी कभार है ना आपको ये कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस देगा. जैसे मेरे पास में यहाँ पर दो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट का फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज. तो यू सी ये रिलायंस कंपनी का है, राइट? अब रिलायंस कंपनी में आप देखोगे तो सी फर्स्ट पेज पर ही उन्होंने सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी, मोबिलिटी, राइट, वेराइटी एंड रिलायबिलिटी. तो अगर सी पहले ही पेज से आपको ये पता चल रहा है कि इनकी किस तरीके के बिजनेस है, दिस फोटोग्राफ ऑल्सो डिनोट समथिंग. इसमें से ये पता चल रहा है कि इनके किस तरीके के बिजनेस है और वो किस पॉइंट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. देन रियलाइजिंग एस्पिरेंट्स, राइट, एंड ये इनका टैगलाइन है. एंड ये जनरली कंपनी का टैगलाइन है, ऊपर जो है वो ग्रोथ इज लाइफ एंड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये इनका लोगो. And the word is what? Integrated annual report. I'll focus on the integrated part also. What is integrated annual report, right? Then you can see the Infosys annual report also. Infosys ये आईटी कंपनी है. आईटी कंपनी ज्यादातर अभी जो बात चल रही है एआई एंड डीप मीन्स एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई, ये सभी जो बज़ वर्ड है अभी ज्यादा यूज हो रहे हैं, एंड द कंपनी इज आल्सो यूजिंग द सेम. सो ये कंपनी का जो टाइटल है वही उनका एक लोगो है, and navigate your next is that tagline, and AI your enterprise. ये हर बार जब वो एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं तो ऐसा कोई एक उनका टैगलाइन रहता है. जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो रियलाइजिंग एस्पिरेंट्स, ये उनका एक टैगलाइन है. इन्फोसिस का ये एक टैगलाइन है, और ये मे भी आप 2023-24 में देखोगे बैक, आप पिछले साल में भी जाकर देखोगे तो ये टैगलाइन आपको अलग अलग मिलेगी. तो ये टैगलाइन जो है वो पूरे साल में उनका जो फोकस है वो किस एरिया में है वो आपको पहले पेज से ही पता चल जाएगा. So I hope you are clear with the first point, cover page, right? So cover page से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा. Now the second thing, corporate overview. So ये corporate overview, this thing is very important because you should know about the company. So what the company is, what are their product, how they are doing their operation, उनके visions क्या है, missions क्या है, values क्या रहेगा, financial highlights क्या रहेगा, key performance indicators रहेंगे. And see that key performance indicators are different. सपोज आप बैंक से ले रहे हो तो बैंक में जैसे डिपॉजिट रेशियोज रहेगा, एसेट क्वालिटी रहेगा, दीज कैपिटल एडिक्वेसी रहेगा. सो दीज आर दी की पैरामीटर्स फॉर द बैंकिंग सेक्टर. सो जब भी आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करोगे तो आपको उसी हिसाब से की पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मिलेंगे. और मे बी इफ यू आर if you download the manufacturing aspect,
आईटी कंपनी है तो आपको उस हिसाब से मिलेगा. सो फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द कंपनी, कि कंपनी काम क्या करती है, उनका विजन मिशन क्या है, राइट, उनके किस तरीके के वो प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, उनकी अचीवमेंट्स क्या है, माइलस्टोन्स क्या है, राइट, ये सारी चीजें. नाउ आई हैव द डाउनलोडेड एनुअल रिपोर्ट. So I'll cover up. First one is this Reliance report, and somewhat I'll cover up the another report also. Infosys also I have. So I hope my screen is visible to all. I have the annual report file. So hope you are able to see this. If yes, then just write or maybe give the reaction. Are you able to see? Okay, okay, fine. So now let us see first Infosys. So this is the IT company, Infosys, and integrated annual report 2024-25. मे बी आप अपना स्क्रीन जूम करके भी उसको देख सकते हो. इफ द इमेज इज वेरी स्मॉल फॉर यू तो आप वो देख सकते हो. अब ये जो कंपनी का रिपोर्ट है, okay, so this is the first page. Now second page, building enterprise in the age of AI. तो ये पर्टिकुलर एक थीम है जिसके ऊपर ज्यादा बात हो रही है ये कंपनी में, बिकॉज ये आईटी सेक्टर की कंपनी है तो बात भी आईटी रिलेटेड ही करेगी, राइट. सो दिस आर सम बेसिक मीन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आईटी सेक्टर. देन नाउ सी द कंटेंट. फिर कंटेंट में आप देखोगे तो अबाउट द इन्फोसिस, ग्लोबल प्रेजेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वैल्यू क्रिएशन है, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी. तो वैसे ये डॉक्यूमेंट आप देखोगे तो 369 पेजेस है. सो 300 to 400 पेजेस है. So how to read that 300, 400 pages? So in next maybe 40, 50 minutes, I'll going to cover up the qualitative aspect of this annual report. If you understand that, so that you can use while investing. Now see the Reliance Industry. Now I'll focus more on this company's annual report because मुझे बहुत सारी कंपनी की जगह पर अगर मैं एक कंपनी का थोड़ा फोकस करके बताऊंगा तो थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको. सो नाउ दिस इज द फर्स्ट पेज. बेस्ड ऑन द फर्स्ट पेज ऑल्सो देखो यहाँ से आप ये तो पता चल रहा है पेज से कि जैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दे आर रनिंग विद द एनजीओ और मे बी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस. देन एसेसिबिलिटी, यहाँ पर ये जो पिक्चर है तो जैसे रिलायंस मॉल वगैरह भी है, ये जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट, ये फिर अभी पेट्रोल या ऑयल प्रोडक्ट्स भी उनके हैं. कनेक्टिविटी रिलायंस जियो है, राइट. सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी काम करते हैं, तो सोलर एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी में भी ये कंपनी काम करती है. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है. देन नाउ यू सी दिस. So I have highlighted some points for a quick reference. Now see this. ये आप सिंपली आप देखोगे तो यहाँ पर फाउंडर चेयरमैन धीरूभाई अंबानी actually founded the Reliance company. And now see the about the company means information related to that company. So Reliance Industry Limited, RIL, is the India's largest private sector enterprise, and it is in the Fortune Global 500 companies, right? और इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखो, फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस कंसोलिडेटेड टोटल इक्विटी ऑफ ओवर
10 लाख करोड़। ये 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक बराबर है, बट 10 लाख करोड़ है। तो ये सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी है। फिर यहां पर ये जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के बारे में जो बात हुई ना अभी, हमारा ऊपर जो टाइटल लिखा था, सो व्हाट इज दिस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, और कैसे क्या चीज वो फॉलो करते हैं। सी द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वर्ड रिटन हियर। सो व्हाट इज दिस इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग? सो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या रहेगा? सो आप देखो, इसमें ये IR फ्रेमवर्क है एंड GRI है, राइट? आपको मे बी उतना डिटेल नहीं पता रहेगा, बट आप ये सभी के ऊपर डिटेल गाइडलाइंस है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या होता है, GRI स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है, देन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस कंडक्ट क्या है, SDGs है। नाउ डेज पीपल आर मोर टॉकिंग अबाउट द SDGs, मतलब आपका कोई भी एक्शंस है तो हाउ योर एक्शन हिट्स टू टू द गोल्स ऑफ द SDGs। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो WHO ने दिए हुए, तो आपकी कोई एक्शंस है तो वो कितना वो गोल को हिट कर रही है, दैट आल्सो कवर्ड अप इन द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, राइट? एंड यहाँ पर देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ दिनों पहले वो रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। तो ये देखो, अटेंडिंग द 48 AGM ऑनलाइन, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग से पहले इन्होंने यहाँ पर लिखा है, देखो, जनरल मीटिंग AGM टू बी हेल्ड ऑन August 29 2025, मतलब अभी अभी जस्ट खत्म हुआ, ये सितंबर स्टार्ट हुआ, तो ये अगस्त में ही इनका एनुअल जनरल मीटिंग हुआ। उससे पहले उन्होंने ऑलरेडी काफी टाइम पहले ही ये रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश कर दिया था। एंड फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग यू कैन क्लिक हियर, बट आप सब ज्वाइन नहीं कर सकते। इफ यू आर इन्वेस्टर्स यू कैन ज्वाइन दैट मीटिंग। एंड सम की पैरामीटर्स, मतलब की अचीवमेंट्स आर मेंशन हियर, राइट? तो पहले पेज से ही आपको पता चल जाएगा व्हाट द कंपनी इज एंड व्हाट अबाउट दैट कंपनी। सी, इफ यू आर डूइंग द रिसर्च फॉर एनी कंपनी, सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में जानना जरूरी है। जैसे आपको सिंपल एक एग्जांपल दूं, तो आपका फ्रेंड अगर आपके पास में आकर आपको बता रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो आप आपके फ्रेंड को 1 लाख रुपए दोगे? यस और नो? मे बी फ्रेंड है तो हम सोचेंगे, देखो नो का सिंबल भी आ रहा है। सो नाउ दिस रिएक्शन इज गुड फॉर मी ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। तो ज्यादातर हमें ना, फ्रेंड है तो मे बी दे दोगे, ओके। मे बी कोई अननोन पर्सन आ रहा है आपके पास में रुपए लेने के लिए, तो अननोन पर्सन आप, और वो भी आकर बोल रहा है कि 10,000 रुपए चाहिए, आप दोगे अननोन पर्सन को? वेरी गुड। देखो, नहीं आप दे रहे हो ना, तो बैंक के पास में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट, बैंक के पास भी अगर आप फंड के लिए जा रहे हो, तो आप उन वो भी कुछ एक्सपेक्ट करेगा, दे ऑल्सो डोंट नो। एंड वो तो प्रोफेशनल रिलेशन रहेगा, तो प्रोफेशनल रिलेशन में बहुत सारी चीजें चेक किया जाता है। सो देखो, आप किसी को रुपए देने के लिए इतना सोच रहे हो, जैसे मान लो कि 100-200 रुपए की बात है तो ठीक है, हम दे देते हैं, बट फिर भी एक बार हमने 100 रुपए दिए थे, तो हम जब भी देना है तो हम सबसे पहले क्या याद करते कि नहीं यार, इसको हमने पहले एक बार दिया था बट उसने मुझे वापस नहीं किया, तो अब इस बार अगर 50 रुपए भी वो मांगेगा ना तो भी मैं दे दूंगा, right? So this is the impression we create about the people. So what the primary impression of the company that you will find from the first 2 pages, right? और मे बी फर्स्ट फ्यू पेजेस आपको पता चल जाएगा कि कंपनी क्या है, कंपनी कितना एक्सपोर्ट कर रही है, या मे बी कंपनी का रैंक अगर है, या कोई रेटिंग्स वगैरह है, या मे बी उनका इक्विटीज वगैरह है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा। देन वन थिंग मोर, यू जस्ट रीड दिस चेयरमैन मैसेज। ये वैसे तो चेयरमैन मैसेज हम डिटेल में अंदर देखने वाले हैं, बट यू जस्ट रीड दिस। आवर फोकस ऑन फुलफिलिंग इंडियाज ग्रोथ रिक्वायरमेंट थ्रू customer centric innovation delivered with rigorous operational discipline are the key pillars of Reliance resilience and progression. So ये 2 लाइन जो लिखी है, एक लाइन जो लिखा है वो चेयरमैन का लाइन है, मुकेश अंबानी जी। अब मुझे बताओ कि इसके ऊपर से आपको क्या समझ आया? ये जितना आपने लाइन पढ़ा, जैसे ये कंपनी के बारे में पढ़ा, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के बारे में क्या है वो पढ़ा, एंड फिर ये
चेयरमैन का एक दो लाइन का मैसेज क्या समझ आया, एंड फर्स्ट पेज. You can unmute yourself and you can tell me, or else you can write in a chat box, or if any other source, I don't know. Let me clear again. देखो तीन चीजें कवर किया. One about the company, then about the report, and third a brief chairman message. That chairman message shows that the company thinks about the nation development, India's growth. We will read the chairman message in detail also. तो यहां से जैसे आपको पता चलेगा, जैसे मान लो कि ज्यादातर ये होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है या मे बी कंपनी के सीएम है, सॉरी कंट्री स्टेट का सीएम है, या मे बी कोई और एग्जीक्यूटिव पर्संस है कंपनी का, उनका जनरली हम स्पीच सुनते हैं ना, तो उससे पता चल जाता है कि उनका इंटेंशन क्या है, मतलब वो क्या करना चाहता है, कंपनी को किस तरीके से वो देखते हैं, ये पता चलेगा. राइट. तो मुकेश अंबानी जी थिंक अबाउट द नेशन डेवलपमेंट, अभी तक हमें ये पता चल रहा है. नाउ सी द कंटेंट. सो कंटेंट में आपको क्या मिलेगा, कॉर्पोरेट ओवरव्यू मिलेगा. सो रिलायंस कंपनी एट ग्लांस मिलेगा, वैल्यू क्रिएशन है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेटमेंट्स रहेगा, फाइनेंशियल हाइलाइट्स है. राइट. फिर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस है, इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात है, फिर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट. तो ज्यादातर देखो हम ये चीज के बारे में बात करने वाले हैं, ये चीज के बारे में बात होगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बात करेंगे थोड़ा बहुत, फिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पोर्शन, फिर ये एमडी एंड ए मतलब मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे. देन ये सारी चीजें जो है ये मोर अबाउट द कंपनी. राइट. सो इफ यू आर डूइंग एनी एनालिसिस यू कैन यूज द एक्सेल सीट. एक्सेल सीट में सबसे पहला कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कंपनी के बारे में अबाउट द कंपनी. राइट. फिर कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, फिर कंपनी किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी का जो की पैरामीटर्स मतलब की इंडिकेटर्स है वो क्या कैसे हाईलाइट कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप बता सकते हो. एंड नाउ द अनदर थिंग इज व्हाट दिस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इंक्लूड्स these things and again the BRSR report. मैं आपको ब्रीफ बता देता हूं व्हाट इज BRSR रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट. ये एक्चुअली आप देखोगे तो पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ, पेरिस एग्रीमेंट के बाद में ज्यादातर एनवायरमेंट रिलेटेड बातें होने लगी है, ESG रिलेटेड बातें होने लगी है. और ये जब इंडिया में 2020-21 में इसके ऊपर मतलब BRSR पहले इंप्लीमेंट किया गया 1000 टॉप कंपनीज के ऊपर, और उन्होंने बनाना स्टार्ट किया. मतलब ये आपको सभी टाइप की कंपनी में नहीं मिलेगा BRSR रिपोर्टिंग. राइट. फिर ये CSR रिपोर्ट भी है, सो यू ऑल्सो कैन रेड दिस, बट फिलहाल हम पहले बेसिक बात करेंगे. ओके. So now let us see more about the company. So कंपनी के बारे में और चीजें देखें तो यहाँ पर आप सी ये हाईलाइटेड एरिया भी आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगी. तो अ पावर हाउस विथ मल्टीपल ग्रोथ इंजिन्स, दैट टॉक्स अबाउट दी सेगमेंट्स. उनके सेगमेंट आप देखोगे तो रिलायंस रिटेल सेक्टर में काम कर रहा है. अब रिटेल सेक्टर में उसका ग्रोथ क्या है वो यहाँ पर लिखा है. फिर डिजिटल सर्विसेज है, उसमें क्या है ग्रोथ. फिर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, जैसे ये हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार, ये सब आप देख रहे हो ना OTT प्लेटफॉर्म. तो ये एंड सी वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, रिलायंस कंपनी जब भी मार्केट में कोई भी नए सेगमेंट में एंट्री करेगा ना, तो वो पहले है ना चीजें थोड़ा फ्री में देता है, और जैसे ही फ्री में देता है लोगों को हैबिट हो जाती है, फिर धीरे धीरे अपना बिजनेस को और डेवलप करेंगे. जैसे रिलायंस जियो, तो पहले जियो ऐसे फ्री में दे रहे थे, पहले तो मोबाइल भी निकाला, फिर वो सिम कार्ड है, तो बहुत सारे लोग खरीदने लगे. और अभी ऐसा हो गया कि उन्होंने ऐसा मार्केट डेवलप कर लिया है, तो रूरल एरिया में भी VI के कंपैरिजन में
इसके आपको नेटवर्क्स अच्छे आपको मिल सकते हैं. आई डोंट नो अबाउट दी Mumbai and all, but I feel this thing in the Gujarat. And even see this OTT platform at the time of cricket match also we are using these applications. And nowadays आपने maybe देखा होगा तो digital services में अभी financial return वगैरह filing के लिए भी उन्होंने एक application बनाया है. So you can explore the product of the Reliance. And this is the biggest private sector companies है. Market cap के हिसाब से भी आप देखोगे तो ये सबसे बड़ी कंपनी है. Then oil and chemical business भी है उनका, oil and gas business भी है. So these are the main highlighted segments है और इनके growth के बारे में और इनके बारे में थोड़ा बात किया हुआ है. So you will find this thing. I hope आपको समझ आ रहा है. Hope I am clear to all, right? अभी तक कंपनी के बारे में ही बात हो रही है. You can give the reaction if you want any type of clarification. If you want to ask your problem, you can ask me, right? After that, see stakeholders value creation. Okay. Hers Pandey, do you have any doubt? Okay. Now stakeholders value creation. ये भी एक इंटरेस्टिंग एरिया है. देखो ये आप वैसे देखोगे ना तो ये कुछ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाए जाते हैं. आपको ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट भी मिलेंगे आपको एनुअल रिपोर्ट्स में, बट ये इसका हाइलाइट्स है. So how the company is contributing to the development. So development of the nation, one, development of the employee, development of the society itself, development of the shareholders means equity capital. तो ये सबके लिए उन्होंने क्या वैल्यू क्रिएशन किया है. तो सबसे पहला आप ये देखो, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल एक्सचेकर. इसका मतलब क्या? तो टैक्सेस एंड ड्यूटी पे किया है. सो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी मींस दे आर पेइंग टू द गवर्नमेंट आल्सो. सो 2,10,269 करोड़ करोड़ में है. देखो FY24 में जो था वो 1,86,440 से बढ़ के 2,10,269 करोड़ हो गया. तो बहुत सारा जंप किया हुआ है. तो अगर टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं दैट मींस कंपनी ने ग्रोथ भी किया होगा, right? But they are creating value for the government. Then the second thing is उन्होंने रिटेन इतना किया है. देखो प्रॉफिट में से रिटेन इतना किया है, मतलब सभी शेयर होल्डर को नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, रिटेन भी करके रखा है. फिर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट एंड पेमेंट टू द लेंडर, डेट वगैरह क्रिएट किया होगा तो उसके रिलेटेड इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह किया तो वो कितना किया है. एम्प्लॉई बेनिफिट के पीछे कितना खर्चा किया है. देन इक्विटी कैपिटल, मतलब शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड या बोनस वगैरह दिया है तो, या रिटर्न उनको कुछ दिया है तो उसकी बात हो रही है. एंड देन कंट्रीब्यूशन टू दी सोसाइटी, तो उनके कुछ मे बी डोनेशन वगैरह है, चैरिटी है, तो वो कितना कंट्रीब्यूशन है. सभी करोड़ में है देखो, राइट? और वो करोड़ भी आप देखोगे तो मिनिमम 4 डिजिट तो है एंड मैक्सिमम आप देखोगे तो 5 डिजिट भी आपको दिखाई दे रहा है, 6 डिजिट है और उसके पीछे 7 जीरो अलग से करोड़ में, राइट? सो दिस इज व्हाट वैल्यू क्रिएशन बाय द कंपनी. सो let us come back to this part. So now this is corporate overview. तो हमने अभी एनुअल रिपोर्ट से इतने पॉइंट कवर अप किए हैं. हमने ज्यादा अभी पॉइंट कवर अप नहीं किए. आई हैव कवर्ड अप कवरेज एंड कॉर्पोरेट ओवरव्यू ओनली. वन मोर स्लाइड आई हैव. सी रिलायंस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, यू कैन सी दी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन. टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो, फिर पेमेंट्स के लिए जियो मनी, फ्लेक्सी पे, राइट? फिर ई कॉमर्स में आजियो, जियो मार्ट. दीज आर दी वेरी फेमस स्टार्टअप ऑफ द रिलायंस कंपनी. देन न्यूज 18, कलर्स, वूट, मनी कंट्रोल. देखो ये ज्यादातर में भी आपने यूज भी किया होगा. ये रिलायंस फ्रेश है या मे बी दिस रिलायंस गैस है.
रिलायंस डिजिटल है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स भी आते हैं, रिलायंस मॉल भी है, ये नेटमेट्स भी है, राइट। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स है जो आपने यूज किए हुए होंगे। सो सी, एज फार एज द यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, आपको ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग, आपके पास में कोई रुपए लेने आ रहा है या आप किसी को रुपए दे रहे हो, तो यू नीड टू थिंक ट्वाइस अबाउट दैट पीपल, राइट। तो आप कोई कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, भले आप 1,000 रुपए या 5,000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो भी आपको वो कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, राइट। सो फिलहाल आई हैव कवर्ड अप दी overview about the company, means highlight of the company. Now the next part is chairman and managing director's message. देखो, आपके पास में अभी कोई फिलहाल एनुअल रिपोर्ट है तो आप उसमें देख सकते हो, या मे बी इफ यू आर यूजिंग द लैपटॉप, सो यू कैन ऑल्सो ओपन द साइड बाय साइड इन द सेकेंड स्क्रीन, रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे साथ में आप भी देख सकते हो, और आई विल ऑल्सो शो यू। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स मैसेज। तो ये मैसेज क्या होता है? सो this is the letter to a shareholder and explain the company's performance, challenges, opportunities and future outlook. वापस से जाते हैं, ये हुआ आपको यहाँ पर क्या है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स मैसेज। तो चेयरमैन कौन है? मुकेश भाई अंबानी इज द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी। एंड अब देखो वो किसके बारे में बात हो रही है, चेयरमैन रिपोर्ट में क्या बात हो रही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस थिंग। यहां पर भी देखो मैंने कुछ पॉइंट को हाईलाइट किया है, आप वही देखो, आप पूरा अभी पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, ये वाला पोर्शन पढ़ो, ये वाला। इससे आपको देखो अगेन कुछ ना कुछ इंप्रेशन आपको ये भी देगा। ये सेंटेंस क्या लिखा है? टुडे Reliance is not just a company, it is national institute that powers opportunity, progress and prosperity for 1.4 billion Indians. Our journey has been extraordinary, transforming traditional industries, building global scale capabilities, creating entirely new market and touching the everyday lives of our fellow citizens. But we have never paused to celebrate the past. Instead, each milestone has inspired us to aim higher, work harder and lead with purpose. राइट यहाँ पर ये एक कंट्री के बारे में मतलब ओवरऑल बात किया है। फिर यहाँ पर और आगे पढ़ोगे तो न्यू एज, डीप टेक, एंटरप्राइज वगैरह, मतलब नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। नाउ सी, विकसित भारत के लिए बात हो रही है, इंडियाज मूवमेंट है, एंड हाउ द रिलायंस कंट्रीब्यूट फॉर द इंडियाज मूवमेंट, दैट ऑल्सो यू कैन रीड फ्रॉम हियर. So this is a good point for the company, right? The company is talking about the economical aspect, GDP growth and all. So company is continuously comparing the country's growth. Company is continuously contributing for the development of the country's growth. फिर उनके जो मेन कुछ सेगमेंट्स है, वो मेन सेगमेंट में देखो रिटेल है, डिजिटल सर्विस है, मीडिया है, उसमें उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो उन्होंने देखो 3 पैरामीटर यहाँ पर यूज किए, रेवेन्यू, ईबीआईटी, ईबीआईटीडीए, ईबीटा, सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एंड देन नेट प्रॉफिट। ये ईयर ऑन ईयर कितना इंक्रीज हुआ उसके बारे में भी बात हुआ है। यू कैन सी दिस। इसका मतलब इसके ऊपर से आपको क्या पता चलेगा कि वो सिर्फ बातें कर रहे हैं या उनका ग्रोथ भी है। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि सेल्फ ग्लोरिफिकेशन लोग ज्यादा करते हैं, मतलब जैसे चेयरमैन होते हैं तो उनको कंपनी का ग्लोरिफिकेशन की जगह पर वो खुद का सेल्फ ग्लोरिफिकेशन ज्यादा कर लेते हैं। सो व्हाट दे ट्राइंग टू कन्वे टू द शेयर होल्डर्स इज अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग। आप ये पढ़ने से भी आपको इनका इंटेंशन पता चलेगा कि वो क्या आगे उनके क्या एक्शंस रहेंगे, उनका क्या अभी का फिलहाल का परफॉर्मेंस है। देखो क्रिएटिंग द फ्यूचर
4 न्यू engine of growth, मतलब फ्यूचर एक्शंस उनके क्या रहेंगे, उनका वैल्यूज विजन क्या है. एंड सी लास्टली दे थैंक, देखो, आई एक्सप्रेस माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड योर अनवेवरिंग, देखो अवर वैल्यूड शेयर होल्डर्स को ये थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स दे रहे हैं. फॉर बिलीव इन रिलायंस विजन गिव्स अस द करेज टू कीप पुशिंग बाउंड्रीज एंड बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर. बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको पता चलेगी. मैं देखो आपको यही पेज थोड़ा और जूम इन करके बताता हूँ. ये फुल पेज है और ये 2 पेज से मुझे क्या पता चल रहा है, ये चेयरमैन मैसेज भी आप पढ़ सकते हो. बट जनरली देखो इन्होंने यहाँ पर क्या बात किया, सबसे पहला क्या बात किया, कंट्री के बारे में बात किया, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बात किया. फिर रिलायंस कंपनी उसमें कैसे इन्वॉल्व हो रहा है उसके बारे में बात किया. फिर उन्होंने सेक्टरल परफॉर्मेंस के बारे में बात किया. फिर उन्होंने क्या बात किया है, फ्यूचर गोल्स के बारे में, विजन वैल्यूज के बारे में बात किया. एंड लास्टली द थैंक टू द शेयर होल्डर्स फॉर फेथ इन अस. राइट. सो ये देखो 2 ही पेज के रिपोर्ट से आपको ये पता चलता है कि कंपनी का जो चेयरमैन है वो कंपनी के बारे में क्या सोच रहा है. एंड सी, कोई भी कंपनी को अगर ग्रो करना है ना, तो सबसे पहले उनको क्या चेक करना पड़ेगा, उनको जो प्रिवेलिंग लॉज एंड रेगुलेशंस है वो समझने पड़ेंगे, या मे बी पॉलिटिकल एनवायरमेंट्स है वो उसको समझना पड़ेगा, या मे बी अवेलेबल जो ऑडियंस है उनको समझना पड़ेगा, और कौन सी कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा. And ultimately this company is for the development for not only for the company but for the society, for the country itself. तो अगर वही अल्टीमेट एम है और उसको ध्यान में रखकर अगर कंपनी मतलब अपना काम ऑपरेशन कर रही है तो देन कंपनी इज गुड फॉर अस. सो नाउ यहां से हमें कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई है. सो नाउ वी कैन डिसाइड दैट कंपनी इज गुड और बैड. नो, yet not. So now see the another important area. This is also covered up in the management discussion and analysis. Yeah, right. I'm talking about the management discussion and analysis. इसमें आपको यहाँ पर देखो कुछ क्या मिलेगा, फाइनेंशियल हाइलाइट्स भी मिलेगी. वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज, टोटल इनकम कितना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन पिछले 5-10 सालों का, डिविडेंड कितना दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, नेटवर्थ, ये सारे पिछले 10 सालों का आपको दिया हुआ है. टोटल एसेट देखो, तो सी इसमें भी आप देखो कि ईयर बाय ईयर ये 15-16 में ये 5 लाख के आसपास था, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 16 लाख, 17 लाख. देखो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है. राइट. एसेट में, इनकम में आप देखो तो यहां पर 3, 3, 4, 5, 6, 5, अच्छा ये देखो कम हो गया. सी दिस इज अ रेड फ्लैग टू अस. आप जब भी कोई एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हो तो उसमें अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है तो दिस इज रेड फ्लैग. रेड फ्लैग मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कोई गुनाह कर लिया है या कंपनी ने कोई गलत काम किया है या एकदम ये गलत हो गया, ऐसा नहीं है. रेड फ्लैग मतलब आपको यहां पर इन्वेस्टिगेट करना है कि ये ऐसा क्यों हुआ. तो आपको पता चलेगा कि ये देखो 5 लाख, 6 लाख का सीधा 5 लाख हो गया. इसका रीजन क्या है, कोविड-19. सो कोविड-19 की वजह से उनकी इनकम में फर्क पड़ा था. राइट. फिर अगेन आप देखो तो 7%, 9%, सॉरी 7 लाख, 9 लाख, 9 लाख, फिर 998. राइट. तो ये आप सेल्स को कंपेयर कर सकते हो, ईबीआईटी को कंपेयर कर सकते हो, डिविडेंड है, इक्विटी शेयर्स है, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो. पिछले 10 इयर्स का आपको फाइनेंशियल हाइलाइट्स दिया है. देन अगेन की इंडिकेटर्स दिया है, ईपीएस दिया है, टर्नओवर दिया है कंपनी का. राइट. डेट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 10 सालों का, यू कैन कंपेयर दिस. देन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड रिव्यू दिया हुआ है. देखो और यहाँ पर भी परफॉर्मेंस ओवरव्यू है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया है, स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड के बारे में. राइट. यहाँ पर खत्म होता है. कहां पर खत्म हुआ,
मैनेजमेंट डिस्कशन एंड, ओके यहां पर खत्म हो गया है ये, यहां पर की इंडिकेटर्स तक। तो आप ये कंपनी का देखोगे तो एक दो, 3 पेजेस है जहां पर आपको ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स मैसेज में आपको बहुत सारी चीजें पता चली। अब इसमें कुछ रेड फ्लैग्स मैंने यहां पर दिए हैं। सी दिस रेड फ्लैग्स यू कैन यूज। जैसे आप देखो कि कोई भी कंपनी का आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हो तो सी द मिशन स्टेटमेंट। अगर मिशन स्टेटमेंट, उन्होंने जो मिशन स्टेटमेंट बताए हैं और उनका परफॉर्मेंस वो दोनों अलग अलग आ रहा है तो दैट इज रेड फ्लैग, यू नीड टू इन्वेस्टिगेट इनटू। देन लॉन्ग टर्म गोल्स है, वो गोल में भी बदलते रहते हैं तो भी ये रेड फ्लैग बन जाएगा। या मे बी लैक ऑफ फोकस दिखाई दे रहा है, अलग अलग बातें हो रही है, बज़वर्ड्स यूज कर रहे हैं जैसे एआई, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, ऐसे बड़े बड़े वर्ड यूज कर रहे हैं बट उसके अंदर एक्चुअल कोई काम नहीं है। सी मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत ऐसे रिसर्च भी हुए हैं जो सिर्फ एंड सिर्फ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के ऊपर हुए हैं। ये पीएचडी थीसिस भी हुए हैं। यू कांट बिलीव कि सिर्फ एंड सिर्फ ये जो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस जो है ना, उसको टेक्सचुअल एनालिसिस किया और वो टेक्सचुअल एनालिसिस के हिसाब से किस तरीके के वर्ड यूज किए हैं उसमें, चेयरमैन ने किस तरीके के वर्ड यूज किए हैं, डिफेंसिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड्स है, नेगेटिव वर्ड्स है, उससे कंपनी का आने वाले 10-15 सालों में क्या उसका फ्यूचर रहेगा उसको प्रिडिक्ट भी किया गया है। इस तरीके के रिसर्च भी होते हैं। अभी आप देखो कि ये 4 पेज या 3 पेज है बट ये 3 पेज भी कितना इंपॉर्टेंट रहता है कंपनी के लिए, जिसके ऊपर से आप बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हो। यू कांट बिलीव, अभी तक आपने यही सोचा होगा कि कंपनी का, कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, एसेट समझो, लायबिलिटी समझो, इनकम एक्सपेंडिचर समझो, हमें पता चल जाता है कि कंपनी अच्छा है बुरा है। बट वो सी नंबर्स जो है, वो नंबर के साथ में कैसे गैम्बलिंग होता है उसको अगर आपको समझना है तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट समझना पड़ेगा, राइट। सो नाउ सी दिस मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो मैसेज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल डॉक्यूमेंट। जो अभी मैंने बताया कि मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस है, इसके ऊपर से पूरे रिसर्च हुए हैं। सो नाउ फोर्थ पार्ट इज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, राइट। आई हैव वेरी लेस टाइम टू कवर अप ऑल दिस थिंग्स। सो ये 2 घंटे में ये 10 पॉइंट कवर करने हैं और डिटेल में कवर करना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। एक पॉइंट पर भी बहुत डिटेल में जाकर हम बात कर सकते हैं बट आई गिव अ ब्रीफ कि जैसे आप कभी भी कोई भी एनुअल रिपोर्ट खोल के बैठोगे तो आपको ये तो एटलीस्ट पता चल ही जाएगा कि इसमें क्या चीज होता है और किस तरीके से उसको देखा जाता है। सो जैसे अभी मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, इसमें क्या चीज होता है। सो इसको MD&A, यूएस में ये एक अलग है, M&A बोला जाता है, उसमें अलग है, सेक्शन 10 है, 10 के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये जो सेबी के जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए। तो इसमें रहेगा इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, आउटलुक, रिस्क एंड कंसर्न, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये सेगमेंट वाइज आपको यहाँ पर एनालिसिस मिलेगा। सी ये सारी चीजों के डिस्कस करने से बेटर है डायरेक्टली गो टू द एनुअल रिपोर्ट। नाउ सी दिस मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, अभी ज्यादा डिटेल नहीं जाते, अभी ये चेक कर लेते कि क्या क्या चीज है। सी इफ यू हैव पेन एंड पेपर यू जस्ट नोट डाउन कि मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में क्या क्या चीजें आ रही है। तो ये देखो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, परफॉर्मेंस ओवरव्यू आ रहा है। अब परफॉर्मेंस किस तरीके से आ रहा है, तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है, ईबीआईटी है, राइट, सेगमेंट परफॉर्मेंस है। यहां से तो थोड़ा एकदम ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कैपेक्स कितना है स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड के हिसाब से, की फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह, ये बेसिक है। ये क्रेडिट रेटिंग भी दिया हुआ है, देखो आप। तो कंपनी का सी बाय मूडीज, S&P एंड मूडीज का जो रेटिंग है, क्रिसिल का जो रेटिंग है, AAA कंपनी है। फिर इंटरनेट
इंटरनेशनल डेट के हिसाब से देखे तो BBB+ ये रेटिंग आपको कंपनी का दिखाई देगा। फिर ये देखो, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्या है, रिटेल सेगमेंट। अब रिटेल सेगमेंट में यहाँ पर देखो तो रिटेल स्टोर उन्होंने कितने बनाए, 19,340। फिर ट्रांजैक्शंस इतने किए, बिलियंस में ट्रांजैक्शन है। रिटेल एरिया इतना है, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर फीट में है। कस्टमर उनके बेस, कस्टमर बेस, पीपल, फिर ये इंडस्ट्री के बारे में। तो ये हो गया रिटेल के बारे में। फिर उसका और डिटेल इंफॉर्मेशन है, ये देखो कैंपा कोला, जैसे अभी स्वदेशी अभियान ज्यादा चलने लगा है। तो स्वदेशी अभियान में क्या हुआ है कि जैसे आप पेप्सी, कोको कोला वो यूज करते हो, तो उसकी जगह पर ये कैंपा कोला यूज कर सकते हो। दिस इज इंडियन ब्रांड, राइट? तो आई एम नॉट प्रमोटिंग, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस रिलायंस कंपनी और दिस प्रोडक्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट। Now, business performance, SWOT analysis. So, strength, challenges, opportunities, and threat, and outlook. Right? तो currently क्या परफॉर्मेंस है कि पैरामीटर्स के साथ में बताया। फिर और क्या बताया, बिजनेस परफॉर्मेंस आया डिटेल में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी आया, देन स्वॉट एनालिसिस किया हुआ है, आउटलुक भी दिया है। फिर ये दूसरा है डिजिटल सर्विस, उसके ऊपर दिया हुआ है, राइट? ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के ऊपर दिया हुआ है। एंड देन ऑयल टू केमिकल्स, oil and gas. So these are the different segments, and you will find the performance in terms of qualitative aspect and this quantitative aspect. फिर ये भी देखोगे आप तो रिस्क एंड गवर्नेंस के बारे में भी लिखा हुआ है, कौन से रिस्क दे एड्रेस। डू यू हैव एनी डाउट? Okay. So now, so far we have covered up 4 points only. I have maybe more 40 minutes more. So now we'll discuss on the corporate governance, directors report, auditors report. ये तीन जो है ना, ये मैं combine में आपको बता दूंगा. We'll take a break of 2 minutes. I'll just come back in 2 minutes, and again we'll discuss on this. Right? So far, if you have any questions, you please note down that question, and I'll cover up the later part of the presentation. So please wait for 1 or 2 minutes. So till that time, if you have any question or any doubt, you can post in the chat box, or you may ask me directly. So do you have any question, any doubt?
Okay. So let us revise this 4 points again. सबसे पहला हमने कंपनी इन्फो, व्हाट द कंपनी इज अबाउट, उसका विजन, मिशन, वैल्यूज क्या है, ये हमने देखा. तो ये ज्यादातर आपको कवर पेज एंड कॉर्पोरेट ओवरव्यू से मिलेगा, राइट. कंपनी इन्फो कितने सेगमेंट्स है, उनके क्या प्रोडक्ट लाइन है, रीजन क्या क्या है, वो भी मिलेगा. देन ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, ये सब में आपको क्या मिलेगा कि ज्यादातर उनके सेगमेंट्स जो है, कितने सेगमेंट्स में वो काम कर रहे हैं और उनका डिटेल्ड परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, ये आपको यहां पर मिलेगा. सो ये ब्रीफ अबाउट द कंपनी एंड ये डिटेल अबाउट द सेगमेंट. तो ये फर्स्ट इज ओवर, सेकंड इज ओवर, थर्ड एंड फोर्थ. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज corporate governance report. So now we'll focus on the corporate governance report. So simultaneously I'll just give a brief of this. Corporate governance report है, directors report है, auditors report है, ये सब में क्या होगा ये मैं आपको पहले बता दूं. So now see corporate governance report जो है, इसमें ज्यादातर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल है, उनको क्या रेम्यूनरेशन मिल रहा है, या सेबी के जो डिस्क्लोजर्स है वो उन्होंने कितना फॉलो किया है, डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन क्या है, वो सारी चीजें, कौन सी कमिटीज वगैरह है, वो सारी चीजें मिलेगा. दैट डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, उससे आपको क्या मिलेगा, CSR रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट चेंज इन द बिजनेस है, ऑडिटर रिमार्क वगैरह है, या डिविडेंड डिक्लेयर वगैरह कुछ है, तो वो सारी चीजें मिलेगा. देन ऑडिट रिपोर्ट में कोई अगर कोई ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है तो कोई नोटेबल ऑब्जर्वेशंस है तो वो मिलेगा. जनरली ऑडिट मतलब जिन अकाउंटेंट ने अकाउंट किया हुआ है तो वो बैलेंस शीट बनाई है, तो बैलेंस शीट ठीक से बनाई है या नहीं बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाया है वो ठीक से बनाया है नहीं बनाया है, वो सारी चीजें चेक किया जाता है, राइट. अकॉर्डिंग टू दी accounting standards, according to the prevailing laws, companies act, right, सेबी की गाइडलाइंस, ये सभी चीजों को ध्यान में रखकर ये ऑडिट रिपोर्ट भी बनाया जाता है. ठीक है, तो ये आपको सभी एनुअल रिपोर्ट्स में मिलेगा. कंपनी के बारे में जान लिया, कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में ग्लिम्स पता चल गया. अब बात करेंगे ये 3 पॉइंट की, राइट. ये 3 पॉइंट, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट. अब इसमें मैं आपको ओवरऑल पोर्शन कवर करता हूं. नाउ सी दिस, नाउ you will find this presentation in a very practical manner. Now see this corporate governance, या फिर आप बोल सकते हो कि ह्यूमन एस्पेक्ट आपको कंपनी में चेक करना है. सो कंपनी कैसे बिजनेस कर रही है, हाउ द कंपनी इज ऑपरेटिंग, ये चीज आपको पता चलेगा. कौन बिजनेस को चला रहा है, हु ऑपरेट द बिजनेस, एंड व्हाट अबाउट द शेयर होल्डर्स वेल्थ. सपोज यू आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी, तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है कि कंपनी मुझे कितना कमा के देगी, यही तो मेन पॉइंट रहेगा, राइट. तो ये देखो, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ये आपको क्यों देखना पड़ता है, कंपनी क्या है वो आपने समझ लिया, कैसे ऑपरेशन उनका चलता है वो समझना पड़ेगा, कौन उसको चला रहा है और किस तरीके से वो वेल्थ क्रिएट कर रहा है, ये 2-3 पॉइंट आपको समझना है. उसके लिए मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे परफॉर्मेंस डिस्ट्रेस, आगे जो आपने रिपोर्ट देखे, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है, इससे भी आपको ये चीजें पता चलेगी. अब इसमें क्या है, ग्रोथ गाइडेंस, मतलब क्या कि जैसे कंपनी है ना, ऐसा प्रिडिक्ट करती है कि आने वाले साल मेरा जो कंपनी है ये मे बी 20% सेल्स ग्रोथ करेगा, राइट. और 20% सेल्स ग्रोथ करेगा, उसमें उनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है लेट से 50% है. तो अगर 20% वो कर लेता है तो इसका मतलब उन्होंने प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमाया है,
मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, और कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपका जो ट्रेंड होगा वो भी कुछ इस तरीके से ही मिलेगा आपको, राइट? अपर ट्रेंड आपको मिलेगा, और जैसे ही अपर मिलता है देन दिस कंपनी इज रिलायबल फॉर यू, राइट? तो कंपनी के जो भी चेयरमैन वगैरह है वो जनरली कंपनी के बारे में लिखते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं कि कंपनी का 20% होगा, 10% होगा। बट कभी कभार क्या होता है कि अगर उन्होंने बताया बट नहीं हुआ कोई सिचुएशन की वजह से, तो भी कंपनी को दिक्कत हो जाती है। जैसे सी यू सी द केस ऑफ सत्यम, सत्यम कंप्यूटर्स, राइट? तो सत्यम कंप्यूटर्स वाला केस, रामालिंगा राजू वाला केस में भी अगर आपको पता है, ये इनकी ग्रोथ गाइडेंस मैच नहीं हुई, इसलिए इन्होंने क्या किया, सेल्स इंक्रीज किया, फिर उन्होंने क्या किया, इंक्रीज किया डेटर्स को भी, राइट? तो बैलेंस शीट जो है उनका ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाया, और उससे हुआ क्या कि ये इनका जो ग्रोथ गाइडेंस जो था उसको तो मैच कर लिया ये करके, बट अल्टीमेटली उनका जो स्टॉक प्राइस है वो डाउन हो गया, राइट? क्योंकि ये ट्रू एंड फेयर प्रैक्टिस नहीं है। एक सिंपल सा एग्जाम आपको दूं, ये इंफोसिस कंपनी, ये अभी फिलहाल, ये मे बी लास्ट क्वार्टर की ही बात है। अब ये ना रिलायंस, सॉरी, इंफोसिस का जो पीयर कंपनीज है ये है विप्रो एंड टीसीएस। और अभी आप में भी शेयर प्राइस वगैरह आप देखते हो तो उसमें देखने मिलेगा कि कंपनी ने बताया था 18% ग्रोथ होगा, उनका ग्रोथ 18% रहेगा, बट एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ, 12% ग्रोथ। ये एक्चुअल डेटा की बात कर रहा हूं मैं, कंपनी का 12% ग्रोथ रहा। बट हुआ क्या कि ये जो 12% कंपनी ने बताया था 18, बट आया सिर्फ 12। बट पिछले सालों की कंपैरिजन में देखा जाए तो ये ज्यादा ही था, और यहां पर भी देखा जाए तो ये दोनों के कंपैरिजन में भी ये हाई था। बट स्टिल ये इंफोसिस का प्राइस, उसका रिजल्ट अच्छा आने की बावजूद उसका जो प्राइस था वो डाउनफॉल हुआ। समझ आया? तो आपको ये क्वालिटेटिव पैरामीटर है, क्या चेक करना है, कंपनी क्या गाइडेंस दे रही है, परफॉर्मेंस डिस्ट्रेस क्या है। अगर परफॉर्मेंस, जैसे आप इलेक्शन का देखा होगा, तो इलेक्शन में भी ऐसा था ना कि जैसे गवर्नमेंट ने बताया था कि 400 सीट से ज्यादा इस बार तो मिलेगा, बट 400 सीट से कम आया तो आप देखो मार्केट भी डाउन हुआ, और मे बी गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी वो लैक हुआ होगा, 400 के कम आया, बट फिर भी जो नंबर आए वो नंबर फिर भी हायर ही थे, मेजोरिटी था। बट स्टिल सी दिस इज व्हाट ग्रोथ गाइडेंस, अगर गाइडेंस गलत हो जाता है ना तो भी इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट होता है ना वो ब्रेक होता है, और इसमें भी आपका जो शेयर प्राइस है ना वो कम हो जाता है, राइट? सो ये पहला पॉइंट। नाउ द सेकेंड थिंग, सेकेंड इज, आप ये देखो, अब मेरे पास में कुछ और एग्जांपल्स है। ये है पुअर कैपिटल एलोकेशन, ये रिलायंस इंडस्ट्री का मतलब रिलायंस कंपनी का है, ये अनिल भाई अंबानी का है कंपनी। और ये अनिल भाई अंबानी का कंपनी, इनका गलती क्या हो गया कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में हेवी इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब हेवी इन्वेस्टमेंट की वजह से ये इंफ्रा में जब भी इन्वेस्टमेंट करते तो ये लॉन्ग टर्म का रहता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से उनको रेवेन्यू है वो इतना नहीं हो रहा था, तो भी कंपनी लॉस में हुआ। तो सी, ये आपको कब आइडेंटिफाई करना है, मान लो कि कंपनी ने बताया कि वी आर इंटेंट टू इन्वेस्ट, अगर ये इंटेंशन भी आपको दिखाई देता है और वो इंटेंशन पॉजिटिव है तो ठीक है, बट अगर ऐसा कुछ है और आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में उसका इंप्लीकेशन बराबर नहीं आएगा, सो यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, राइट? फिर टेक्नोलॉजिकल कॉजेस, जैसे नोकिया है या ब्लैकबेरी है, ये कंपनी पहले बहुत अच्छे से चल रही थी बट नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं किया, उसकी वजह से भी डाउनफॉल हुआ। देन वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स, वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम, ये नीरव मोदी वाला केस आपको पता होगा, राइट? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक,
प्राइस बहुत ही डाउन हुआ। उसका रीजन क्या है? इन लोगों ने फंड तो लिया बैंक से, बट उसके सामने रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए, और रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए तो फंड को वापस पे नहीं कर पाए। उसकी वजह से क्या हुआ? उनको कंट्री छोड़ के भी भागना पड़ा, राइट? और कंपनी तो गई, साथ में पीएनबी को भी लेकर डूबे। देन नेक्स्ट इज फ्रॉड्यूलेंट मैनेजमेंट प्रॉब्लम, मतलब आपका जो मैनेजमेंट है वही फ्रॉड्यूलेंट है, मतलब उसमें ही कुछ गड़बड़ है, सहारा वाला केस। सो यू कैन रिफर दिस, राइट? तो ऐसा कोई चीज है तो भी आपका प्राइस डाउन हो जाता है। तो ये जो 5 पॉइंट है ना, ये 5 पॉइंट को आपको एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है? ये सारे डॉक्यूमेंट्स से, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये सारी चीजें से आपको ये पता लगाना है। और जनरली ये जो सत्यम वाला केस हुआ था वो भी ऑडिटर ने ही आई थिंक पकड़ा था। उसमें बहुत बैलेंस शीट में जो भी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आ रहा था, इसके ऊपर से वो डिटेल हुआ था, राइट? नाउ विल फोकस ऑन दिस। ये मेजर चंक रहेगा, ये मेजर पार्ट रहेगा। आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखना। आई नो दिस इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड इंटरेक्शन थोड़ा सा कम रहता है, बट सी दिस। अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इसमें, वैसे इसको खत्म करने में, ये 6 पॉइंट्स भी खत्म करने के लिए मुझे काफी टाइम चाहिए, बट आई विल गिव अ ब्रीफ अबाउट दिस। मैनेजमेंट प्रोफाइल, हु रन्स कंपनी, राइट? कंपनी कौन चला रहा है? तो पहले तो मैं आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं। देखो, मान लो ये हो आप, राइट? और आपने ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, और ये मान लो कि आपका कंपनी है, आप ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कितना शेयर्स लिया? एक शेयर्स लिया। मान लो ये है रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी में आपने एक शेयर लिया, एंड यू नो कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स है, वो अगर एक शेयर भी लेता है तो वो ओनर ऑफ द कंपनी हो गया, राइट? अब वो कल जाकर कंपनी में जाकर बोलेगा कि चलो भाई मैं, मुझे ये कंपनी में जाने दो, और मुझे कंपनी के ओनर से बात करनी है, या वहां पर कुछ डिसीजन लेने हैं, या पहली पहली बात तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी वाला होगा ना, वही ये इसको नहीं जाने देगा। ये बोलेगा मैं ओनर ऑफ द कंपनी हूँ। बोले आपके पास में कितने शेयर है? एक शेयर है। एक शेयर से कुछ नहीं होता ना। तो ये एक शेयर्स है, बट वो कंपनी चला नहीं सकता है, राइट? तो कंपनी चलाने के लिए क्या होता है? तो कुछ होते हैं एमडी रहेंगे, राइट? मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे, सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, सीएफओ रहेंगे, फाइनेंस ऑफिसर रहेंगे, राइट? एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे, सीटीओ रहेंगे। ये सारे लोग होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? मैनेजर्स बोलते हैं, या इसको आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट पर्सनल। ये की पर्सन्स रहेंगे जो क्या करते हैं? ये बिजनेस को रन करते हैं। तो यहां पर बिजनेस में मेन पर्सन ये लोग रहेंगे, राइट? ठीक है, ओके। अब जनरली क्या होता है कि ये कंपनी के ही लोग होते हैं, या मे बी कंपनी का जो ओनर होता है उसके ही रिश्तेदार वगैरह होते हैं। अभी हम देखेंगे डायरेक्टर्स वगैरह के बारे में भी। और दूसरा एक पार्टी होता है, वो होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये कोई कंपनी के ये जो मैनेजर्स जो है उससे कोई रिलेशन में नहीं है, या एक अलग ही एंटिटी रहेगा। यहां पर जनरली क्या होता है? एक आईएएस कैडर के लोग रहते हैं, या लॉयर वगैरह रहते हैं, या जिसको डे टू डे ऑपरेशन के बारे में पता है वो लोग भी रहते हैं, राइट? एंड दे डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनके भी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी ने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। और एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव या नॉन इंडिपेंडेंस, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ये रहते हैं। अब ये नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या रहते हैं कि जैसे रतन टाटा जी थे, तो रतन टाटा जी वैसे
वो कंपनी में बहुत काम किया हुआ है और सीनियर है, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, तो दे जनरेट सम मनी फ्रॉम द कंपनी एज अ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी ऐसा कोई पर्सन बाहर से अपॉइंट होगा। फिर ये और ये दोनों मिलके एक बोर्ड बनता है, और ये बोर्ड को क्या बोलते हैं? ये ये आपने सुना होगा ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, तो ये बोर्ड बनता है। और ये बोर्ड में कौन लोग होते हैं? ये मैनेजर्स रहते हैं, ये लोग, और मे बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और ये नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह भी रहते हैं। ठीक है, और ये मिल के बोर्ड संभालते हैं। आर यू क्लियर विद दिस? तो अब जब आप अगर एक शेयर लेकर आप कंपनी में क्लेम कर रहे हो, तो आपका कोई क्लेम नहीं रहेगा। यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग, यू आर नॉट मैनेजिंग द बिजनेस। तो आपको करना क्या है? आपको तो कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना। एक शेयर का मान लो 100 रुपए है, तो आपको तो 1,000 रुपए चाहिए कंपनी से, जितना हो सके उतना रिटर्न चाहिए। तो आपका रिटर्न अगर ये मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या चेक करना चाहिए कि ये जो बोर्ड है, ये जो मैनेजर्स है, ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, वो कौन लोग हैं, राइट? उनका पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, उनके वहां पर अपॉइंटमेंट कैसे होती है, राइट? और उनको कितना रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, एंड वो कितने टाइम से बिजनेस को रन कर रहे हैं, उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, वो समझना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। समझ आ रहा है? यस और नो? आई ट्राई टू सम अप this point, but see, every point you can detect from the annual report. फिर से एक बार, आप खुद मैनेज नहीं कर पाओगे कंपनी को, यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। सो हु आर दी persons, means key persons that run the business, that they run the business? MD, CEO, CFO, ये लोग, और मे बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह है वो लोग। तो ये लोग का एक बोर्ड बनेगा, और वो बोर्ड में कौन लोग हैं, उनका पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कितने टाइम से है, उनको कितना कंपेंसेशन मिल रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें आएगा। ठीक है? नाउ लेट मी गो टू दी एनुअल रिपोर्ट। नाउ ये है एनुअल रिपोर्ट। मैं आपको एकदम ब्रीफ में बता देता हूं। पहला हमने किसके बारे में बात किया? डायरेक्टर्स वगैरह के बारे में बात किया। सो डायरेक्टर्स, सिंपली यू जस्ट सर्च, कंट्रोल F करके आप डायरेक्टर्स को सर्च करो, तो जहां जहां पर भी डायरेक्टर होगा वो आपको दिखाई देगा। नाउ व्हाट आई वांट टू चेक, हाँ ये रहे, देखो। नाउ यू कैन रीड अबाउट द डायरेक्टर्स। देखो, आपको चीजें क्या चेक करनी है वो भी मैं बता देता हूं कि यहाँ पर क्या है। तो देखो, उनके पास में कितने शेयर्स अवेलेबल है, राइट? फिर उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज क्या है, फिर उनका विजन, एक्सपर्टाइज विजन, ये सब लिखा हुआ है। देखो, जनरली आपको चेयरमैन के बारे में क्या देखना है वो बता देता हूं। चेयरमैन या फिर डायरेक्टर्स, जस्ट अ मिनट। ओके, सबसे पहला चीज डेजिग्नेशन चेक करना है। देखो, पहला चीज आपको चेक करना है डेजिग्नेशन, फिर चेक करना है एक्सपीरियंस, फिर आपको चेक करना है एजुकेशन, फिर आपको उनका रोल क्या है, उनका एक्सपर्टाइज क्या है, उनके रिलेटेड कोई न्यूज है तो वो आपको देखना है। फिर
पॉलिटिकली इन्फ्लुएटेड है या नहीं है, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है या नहीं है, उनको रेम्यूनरेशन रेम्यूनरेशन कितना मिल रहा है वो करना है, राइट। अब ये सारी चीजें आपको मिलेगी कहां से, तो वो आपको एनुअल रिपोर्ट से मिलेगा। आपको एनालिसिस कैसे करना है, तो यू कैन प्रिपेयर दी एक्सेल सीट, एंड एक्सेल सीट में आप ये कॉलम बना सकते हो 1 2 3 4 5, एंड आप नाम के साथ में कोई एक कंपनी का 1 2 3 4 5 जो डायरेक्टर्स या चेयरमैन है उसमें आप टिक कर सकते हो कि डेजिग्नेशन ये है, एक्सपीरियंस ये है, एजुकेशन ये है, रोल एंड एक्सपर्टाइज ये एरिया है, न्यूज ये है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, यस और नो, ये सारी चीजें। फिर रेम्यूनरेशन। अब ये क्यों चेक किया जाता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि सी, अगर कोई चेयरमैन या डायरेक्टर्स पॉलिटिकली एक्सपोज हुआ है, मान लो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में है, राज्यसभा में है या लोकसभा में है, या मे बी उनका कोई फैमिली मेंबर है, तो उससे क्या होगा कि मे बी गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन है तो उससे उसको कंपनी को काफी इंपैक्ट रहेगा। तो ये एक इन्फ्लुएंस भी आपको चेक करना है। और वो कैसे पता चलेगा, जैसे मुकेश भाई अंबानी, आप गूगल में भी लिखोगे ना मुकेश अंबानी एंड बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी पार्टी है, तो कभी कभार ये होता है कि फंड भी उसको दे रहे हैं, तो वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा, आपको न्यूज उसके रिलेटेड मिल जाएगा। फिर उसका एक्सपर्टाइज है, डेजिग्नेशन है, ये सब इस यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इनको कितना रेम्यूनरेशन मिल रहा है, रेम्यूनरेशन ऑल्सो यू कैन सर्च इन द एनुअल रिपोर्ट। तो कितना रेम्यूनरेशन है, नाउ सी दिस, रेम्यूनरेशन कितना मिल रहा है। तो यहां पर देखो कैसे लिखा है, रिमाइंडर, सॉरी, रमिंदर सिंह गुजराल 2.54, ये वैसे तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, बट दिस 2.54 इज इन करोड़। सो इतना इनको, सी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन है, तो ये दिए जा रहे हैं। अब ये दिए जा रहे हैं तो उसके सामने बहुत सारी कमिटी होती है, जैसे ऑडिट कमिटी होती है, या मे बी रिस्क मैनेजमेंट कमिटी होती है। तो ये सारी कमिटी में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, वो प्रेजेंट रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये सारी चीजें भी आपको मिलेगी। सो सिंपली आपको यही सारा सर्च करना है। रेम्यूनरेशन आप करोगे तो जहां जहां पर रेम्यूनरेशन वर्ड है वो आपको डिटेक्ट हो जाएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितना रेम्यूनरेशन मिल रहा है, राइट। ये रिपोर्ट्स में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर एक और पॉइंट भी है, जैसे ऑडिट रिपोर्ट है उसमें भी बताया गया है कि रेम्यूनरेशन कितना मिलना चाहिए। तो एक सेक्शन है, कौन सा वाला सेक्शन, 197 सेक्शन कंपनीज एक्ट का, इसमें बताया है कि मैक्सिमम कितना मिलना चाहिए, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट रेम्यूनरेशन आप दे सकते हो, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स। और सी, ये कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है वो कौन देखेगा, ऑडिटर्स। और वो कहां पर मिलेगा आपको, ऑडिट रिपोर्ट में मिलेगा। तो ऑडिट रिपोर्ट में ये एक मेंशन किया गया होगा कि ये सेटिस्फैक्ट्री मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो जैसे 197, यू जस्ट सर्च इट, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत सारी और इंफॉर्मेशन भी है, and I have very limited time to cover up all these things, so I'll just give a brief। कौन सी सब्सिडियरी कंपनी है इसके बारे में लिखा है, now you can read this। अच्छा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, सेक्शन अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन रूल 2014, statement shows the names of the top employer, remuneration is uh, in excess of the limit set, not in excess, right। ये देखो, ये सब मेंशन किया गया है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, आपको क्या करना है, एक चेकलिस्ट बना देना है।
और चेकलिस्ट के हिसाब से चेक करते जाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन के हिसाब से उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेशन चेक किया, रोल एंड एक्सपर्टाइज है, न्यूज उसके बारे में आप सर्च कर सकते हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या नहीं है, रेम्यूनरेशन कितना ले रहा है, वो विद इन रेंज है या ज्यादा है। कभी कभार क्या होता है कि मीटिंग्स जो है, ये भी आपको मिलेगा, मीटिंग्स है, वो मीटिंग में 100% उसका अटेंडेंस नहीं है, मान लो 5% ही अटेंडेंस है, बट फिर भी उसको रेम्यूनरेशन फुल दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी में गड़बड़ है। तो कंपनी चला रहे हो तो ये सारी चीजें भी चेक करनी चाहिए, राइट। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, उनका शेयर होल्डिंग कितना है। अब शेयर होल्डिंग जो है, लेट्स से 90% शेयर होल्डिंग, 90% अगर प्रमोटर्स के पास में है, अब 90% प्रमोटर्स के पास में है, तो सिर्फ 10% ही पब्लिक में ट्रेड होगा, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसके चलते कंपनी ने, मतलब सेबी ने क्या किया, सेबी ने गाइडलाइंस बनाया है। सेबी ने गाइडलाइंस क्या बनाया है कि आपको 25% फ्री फ्लोट करना है। मतलब आप इक्विटी शेयर कितना रख सकते हो, 25% ही रख सकते हो, मतलब फ्री फ्लोट कर सकते हो, मतलब 75% या उससे कम होल्डिंग प्रमोटर्स का हो सकता है। ये मैं भी आपको एक एग्जांपल बता दूं, पतंजलि वाला केस था, मे बी इफ यू नो और इफ यू डोंट नो, 80% पतंजलि में, बाबा रामदेव वाला कंपनी आपको पता होगा, 80% प्रमोटर्स के पास में था इनका। अब 80% प्रमोटर्स के पास था, सेबी का गाइडलाइंस है कि 75% और उससे कम, तो सेबी ने क्या किया पता है, सेबी ने उनका जो ट्रेडिंग था ना, वो ट्रेडिंग फ्रीज कर दिया। क्यों फ्रीज कर दिया, कि भाई आपका ये जो प्रमोटर्स का हिस्सा है ना वो ज्यादा है, उसको आप कम करो, फ्री फ्लोट एटलीस्ट 25% होना चाहिए। तो इन्होंने फिर क्या किया, ये आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, तो अपना हिस्सा बेचेंगे। अब इसमें से 5%, 10%, 75 करना है, तो कितना बेचेंगे, मे बी 5% या मे बी 7% वो एफपीओ लेकर आएंगे, फर्दर पब्लिक ऑफर, ये फर्दर पब्लिक ऑफर के लिए 5% लेकर आएंगे, राइट। और वो 5% अगर हो जाता है तो देन अगेन ट्रेडिंग विल एक्टिवेट, से भी अपना जो क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ पेनल्टी वगैरह भी लगाती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है। और एक ये भी देखने मिला, देखो एक ऐसा चीज भी हो सकता है कि जैसे कंपनी जो है, मतलब डायरेक्ट प्रमोटर्स का होल्डिंग है, मे बी 70% था, ये था 2015 में, और 2016 में ये सीधा 50% हो गया, ये होल्डिंग 50% हो गया, कितना कम हो गया, 20%। सो 20% सीधा डिक्रीज हो गया यहां पर। सो ये 20% सीधा डिक्रीज हुआ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ भी है, तो यहां पर भी रेड फ्लैग बन सकता है कंपनी के लिए, राइट। रेड फ्लैग क्या बनेगा, कि जैसे प्रमोटर्स को ही कंपनी में ट्रस्ट नहीं है और प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं, इसका मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न समझना भी जरूरी है, और वो कहां पर मिलेगा, वो भी आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा। यू सिंपली शेयर होल्डिंग पैटर्न आप सर्च करोगे, तो ये देखो शेयर होल्डर्स प्रमोटर का कितना है वो आ गया। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह क्या है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये आगे गया। प्रमोटर्स और प्रमोटर्स का ग्रुप है, उसमें कितना शेयर होल्डिंग है, ये परसेंटेज वाइज आपको मिल जाएगा, राइट। कभी कभार ये भी होता है कि जो प्रमोटर्स है, ग्रुप है, उसका भी
कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है तो वो भी मे बी कंपनी के लिए हार्म हो सकता है या मे बी कंपनी के लिए बेनिफिट भी हो सकता है. सो दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई. एंड नाउ कितना टाइम, 10-15 मिनट है आई हैव. सो नाउ लास्ट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ. नेक्स्ट सेशन मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर ही है, तो मैं ज्यादातर इसमें मैं बात करूंगा. तो आप ये जो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह है उसको आप देख सकते हो. उसमें आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, अभी फिलहाल के लिए आप स्ट्रक्चर देखो कि एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है. एंड सी सम रेड फ्लैग कि अगर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी सडनली बढ़ रहे हैं, या कोई लॉस हो रहा है, या रेवेन्यू सोर्सेज अनयूजुअल हो रहे हैं. ये कुछ रेड फ्लैग है. जैसे डेट आप अचानक से बढ़ा रहे हो, लोन ले रहे हो, डेट कॉस्ट बढ़ रहा है, राइट. कैश फ्लो में आप अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हो, नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है. ये कुछ पॉइंट्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो देन यू नीड टू गो इनटू डिटेल. और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर ये चीज दिखाई देती है तो आपको कहां पर जाना है, नोट्स टू अकाउंट में जाकर डिटेल पढ़ना है कि रेवेन्यू का जो नोट है वो नोट में क्या क्या पॉइंट है और कहां पर कमा रहा है. फिर उसमें आप रिवर्स भी जा सकते हो, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में भी जाओ, मैनेजमेंट ने इसके बारे में कुछ चीज बताई है, और अगर यस देन कंपनी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. मान लो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो सडनली इंक्रीज हो रहा है तो ये हमें रेड फ्लैग दिखा यहाँ पर, बट हमने जाकर चेक किया तो कंपनी का एक्सपांशन का प्लान है, तो एक्सपांशन का प्लान चलते यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो देन इट इज जस्टिफाइबल, देन इट इज ओके. इफ नॉट देन समथिंग इज फिशी इन द कंपनी, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई. समझ आ रहा है. तो ये सारी इंपैक्ट जो है ना वो लॉन्ग टर्म में आपको देखने मिलेगा. तो शॉर्ट टर्म के लिए ये एनालिसिस, शॉर्ट टर्म के लिए तो आप जैसे कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग शॉर्ट टर्म बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन ले रहे हो, उसमें ये सारी चीजें मैटर नहीं करेगी. बट फॉर द लॉन्गर पीरियड, फॉर द वेल्थ जनरेशन, यू नीड टू सी इन डिटेल, right? Then one more area in the annual report, that sustainability and ESG reporting. यहाँ पर ज्यादातर environmental, social and governance report के बारे में बात होगा. environmental एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एरिया को कंपनी कितना मैनेज कर रही है, कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रही है, कितना सोशली एंड गवर्नेंस, क्या इम्पैक्ट है कंपनी का, ये सारे के ऊपर भी पूरा रिपोर्ट बनता है. और जैसे एनर्जी कंजर्वेशन है या एनर्जी कंज्यूम कर रही है तो कार्बन एमिशन कितना है, नेट जीरो पर कितना इम्पैक्ट आ रहा है, ये सारे फैक्टर्स के बारे में भी बात मिलेगी. एंड नाउअडेज मोस्ट ऑफ द रिसर्च बेस्ड ऑन द ईएसजी रिपोर्टिंग, कि ईएसजी रिपोर्टिंग से कंपनी के फाइनेंशियल्स में क्या इम्पैक्ट आ रहा है. ये नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट हुए, ये नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, बट इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स पर क्या आ रहा है वो देखा जाता है, राइट. फिर अदर स्टेच्यूटरी डिस्क्लोजर्स भी है, और अदर में क्या होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, लीगल केस कोई पेंडिंग वगैरह है, या मे बी किसी ने कोर्ट में केस वगैरह किया हुआ है, या सेगमेंट रिपोर्टिंग है, उसमें आप देखो कि सिर्फ एक ही सेगमेंट में काम हो रहा है या डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, एक ही कंट्री में काम हो रहा है या अलग अलग कंट्री में है, ये सारी चीजें भी आएगी, राइट. तो ये कुछ पॉइंट्स है दैट यू कैन सी इन द एनुअल रिपोर्ट्स. सो नाउ लेट मी सम अप माय सेशन. फर्स्ट पार्ट जो मैंने कवर किया, कवर पेज, ओवरव्यू, चेयरमैन लेटर एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ये 4 फैक्टर के ऊपर से आपको कंपनी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता चलेगी, कैसे वो बिजनेस कर रहे हैं वो पता चलेगा. फिर ये जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डायरेक्टर्स रिपोर्ट,
ऑडिटर्स रिपोर्ट, यहां से आपको मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा डिटेल। एंड यहां पर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये आपको ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताएगा, राइट। एंड देन ईएसजी, ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके अलावा जो कोई ऑब्जेक्टिव्स है तो वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल डेवलपमेंट, गवर्नेंस रिलेटेड। तो ये सारी चीजें भी, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, सीएसआर एक्टिविटी कैसे कर रही है, ये सभी चीजें आपको देखने मिलेगी। देन कुछ और इंफॉर्मेशन है कंपनी के लिए, तो इसके लिए ये दो चीजें आप रिफर कर सकते हो, राइट। सो होप यू आर अवेयर अबाउट दी component of annual report. And now this is your assignment. आप इतना सारा सुना आपने 2 घंटे, तो इसमें आपको क्या करना है? स्टेप 1, कोई भी लिस्टेड कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट कंपनी। स्टेप 2, डाउनलोड द एनुअल रिपोर्ट by visiting the company's official website and review and analyze the annual report, and that review based on the criteria that I have covered up, right? एक कंपनी ओवरव्यू, फिर मैनेजमेंट के बारे में देखो, फिर आप सस्टेनेबल बिजनेस के बारे में देखो, एंड फाइनेंशियल्स देखो। तो 1, 2, 3, 4 एंड अदर एस्पेक्ट, 5, ये 5 एस्पेक्ट के बारे में आपको देखना है और नोट डाउन करना है। आपको कोई अलग पॉइंट नजर आ रहा है तो उसके बारे में आप देख सकते हो डिटेल में। So you do not need extraordinary intelligence to succeed as an investor. This is again a very famous quote by the Warren Buffett. So you can start doing analysis by using the annual report, right? I have started with the quote of the Warren Buffett and with again, this is the motivation for you. You also can do the investment analysis. So now this is all about the company annual report and the things. So now if you have any doubt, query, you may ask. Students, if you have participants, if you have any questions, you can type your questions in the chat box. Sehrunisa Khan, do you have any question? I think we'll wait for a couple of minutes to see if students are typing. Ma'am, chat is not available. But ma'am, chat Yeah, just a moment. I'm just opening it. Just give me a minute, please.
Okay, I'm opening the chat box. You should be able to type. Just give me a minute, please. Meanwhile, if there is any question, till the time I open the chat box for questions, you may please raise your hand and speak. Yes, please. Serunisa Khan, please. Muskan, if you have any doubt, please ask. हेलो Hello. हाँ. बोल Yes, ना go ahead. तो हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे मतलब हमारे एनुअल रिपोर्ट्स लेकर और क्या स्ट्रेटजीज होंगी हमारी मतलब कुछ हमारी मतलब कोई आप स्पेसिफिक कंपनी की बात कर रहे हो? हम किसी का एनुअल रिपोर्ट्स स्टडी कर रहे हैं तो उनका स्ट्रेटजी वगैरह ऑलमोस्ट मतलब कौन से पर्पस से आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट. हाँ मीन हैव अ बिजनेस लोन वी आर स्टडिंग अ एनुअल रिपोर्ट मतलब आपको बिजनेस लोन लेना है या देना है? लेना है मतलब बिजनेस के पास से लोन लेना है? नहीं हम जैसे एनुअल रिपोर्ट जब स्टडी करते हैं तो उनका स्ट्रेटेजी वगैरह देखते हैं ना कि हमारा आगे फ्यूचर प्लान कैसा होगा तो ऑलमोस्ट उसमें हम क्या सब देखेंगे स्ट्रेंथ वीकनेस मतलब मुझे ये क्लियर करना था ठीक, सबसे पहले आप जब भी कोई एनुअल रिपोर्ट देखोगे ना, तो यू शुड नो अबाउट द कंपनी. पहले तो कंपनी क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, बी टू बी है या बी टू सी है, किस तरीके का मॉडल है, वो आपको समझना है. सपोज आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो वो कंपनी में, तो वो कंपनी के जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, वो पॉइंट्स को आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखना है एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी देखना है. राइट. एंड मान लो कि कोई कंपनी या कोई जगह पर लोन लेने के लिए जाती है, जैसे मुझे बैंक से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से लोन लेना है, तो उनके कुछ अलग क्राइटेरियाज होते हैं. वो पूरा क्राइटेरिया जैसे क्रिसिल है, तो क्रिसिल भी रेटिंग के लिए भी पूरे क्राइटेरिया में उसको चेकलिस्ट होता है कि जैसे ये इसका जो डेट है, डेट एंड इक्विटी रेशियो क्या है, वो चेक किया जाएगा. फिर उसका लास्ट जो भी पेमेंट कोई अनड्यू वगैरह है या कोई लायबिलिटी वगैरह है, कोई कोर्ट केसेस वगैरह है, बहुत सारे पॉइंट देखे जाते हैं. और उनके बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखे जाते हैं. तो मतलब ऐसा समझ लो कि पूरा स्कैनिंग हो जाएगा कंपनी का. अगर लोन चाहिए तो लोन के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट अलग अलग एंगल से देखा जाता है, एक फाइनेंशियल एंगल एंड एक नॉन फाइनेंशियल एंगल्स, दोनों. थैंक यू सर थैंक Okay. यू फॉर द अपॉर्चुनिटी Anyone else? Can you explain remuneration, how to check in the annual report? Okay. See, one question is, can you explain remuneration, how to check in the annual report? Okay, simply you just open the annual report and control F. कंट्रोल एफ करने से आप वहां पर लिखो रेम्यूनरेशन, और जहां जहां पर रेम्यूनरेशन वर्ड होगा वो आ जाएगा. और फिर एक जगह पर आपको मिलेगा कि रेम्यूनरेशन टू द डायरेक्टर्स, रेम्यूनरेशन टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एमडी, सभी कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा. राइट. See, one more thing. You can use some AI tool also. जैसे Co-Pilot है. So Co-Pilot आपका एक साइट पर PDF ओपन है, तो आप Co-Pilot में सर्च करोगे और Co-Pilot को क्वेश्चन पूछोगे, या वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप चैट जीपीटी में डाल के उसको बोलोगे कि ये पॉइंट पर ये इतने पॉइंट्स को एनालिसिस करके दो, तो वो भी एनालिसिस आपको टेबुलर फॉर्म में भी बना के देगा. बट मे बी
प्राइमरी मतलब बेसिक जो होगा उसमें उतना में भी नहीं मिलेगा, उसके लिए थोड़ा प्रीमियम वर्जन भी चाहिए। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट सेशन? फाइनेंस नेक्स्ट सेशन मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर है। आई डोंट नो अबाउट द लिंक एंड ऑल, सो आई थिंक मैडम विल गाइड यू ऑन दैट। Yes, the next session on financial analysis of statements is on 20th of September, same time 10 to 12. You will be receiving message and other information and guidelines about the same very soon. So there is one more question, sir. हाँ प्लीज मैम। Which part of If the you want to annual ask, please. I think this is your question. Which part of the annual report is most useful for investor, right? Okay. So the main thing is what is the purpose? What is the goal of the investor? इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म में कितना, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? देखो, जनरली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा बात करेंगे, और लॉन्ग टर्म में अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो दोनों एस्पेक्ट को आपको चेक करना चाहिए, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में खास करके मैनेजमेंट के बारे में देखना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जो है वो अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। मतलब डायरेक्टर्स कौन है, उनका क्या लिंक है, वो किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, उनको जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है उसके सामने सेल्स को कंपेयर करो, वो बराबर है नहीं बराबर है, ये सारी चीजें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में जाएगा। और दूसरा जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है दैट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कुछ पैरामीटर्स रहेंगे, रेशियोज वगैरह रहेंगे, तो वो रेशियोज को आप सामने रख सकते हो कि ये 5 पैरामीटर है या ये 5 रेशियोज है, उसके ऊपर से एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोनों वे में आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी एक ही फैक्टर लेकर आप करोगे, बट हाँ शॉर्ट टर्म में मान लो कि आपने फिनेंशियल देखकर कोई डिसीजन ले लिया तो मे भी ये गलत हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैसे चलेगा वो उसके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो मैनेजमेंट अगर समझ लिया ना तो यू आर थ्रू विद द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। Is there any question? Do you have any doubt? I think there is one more question. Okay. So thank you very much, madam. Thank you very much to all The chat organizers box. for giving me the opportunity to deliver a very practical session on the annual reading of the annual report. Thank you so much.